सोचो तुम जंगल में अकेले हो और एक खूंखार रीछ तुम पर टूट पड़ता है और जिस्म लहूलुहान कर देता है। फिर बचने के लिए तुम्हें बर्फानी तूफान में एक मुर्दा घोड़े के पेट के अंदर पनाह लेनी पड़ती है। दोस्तों, ये 1823 की एक सच्ची कहानी है। ये एक असली तारीखी कैरेक्टर ह्यू ग्लास की जिंदगी से ली गई है, जो एक अमेरिकी एक्सप्लोरर था। इस कहानी के आगाज में हम एक घने जंगल को देखते हैं, जहाँ 45 लोगों का एक ग्रुप शिकार करने आया हुआ है। ये जानवरों का शिकार करते हैं और इनकी खालें उतार कर बेचते हैं और इसी काम से इनकी रोजी रोटी बनती है। और इसी ग्रुप में ह्यू ग्लास और इसका बेटा हक भी होते हैं। ग्लास का ग्रुप खालें जमा करने में बिजी होता है तो अचानक से कुछ आदिवासी इन पर हमला कर देते हैं और इनके बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। असल में इस आदिवासी कबीले के सरदार की बेटी को किसी ने किडनैप किया होता है और इन आदिवासियों को लगता है कि ये काम इसी ग्रुप का है, इसलिए ये आदिवासी इनके काफी लोगों को बेरहमी से मार देते हैं। इनमें से सिर्फ 10 ही जिंदा बचते हैं और ये अपनी नाव को यहाँ से लेकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी बाकी होता है, क्योंकि ये सारा इलाका आदिवासियों का ही होता है और आदिवासी इनको देख रहे होते हैं और वो इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और कभी भी वो पेड़ों के ऊपर से इन पर हमला कर सकते हैं। इस सिचुएशन में किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें, लेकिन इनका कैप्टन ग्लास से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ग्लास सलाह देता है कि हमें अपनी नाव को छोड़कर जमीनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये इलाका आदिवासियों का है और वो नाव पर हमें घेर सकते हैं। लेकिन इनके ग्रुप का एक आदमी ग्लास से एग्री नहीं करता और कैप्टन से कहता है कि जमीन पर वो हमें जल्दी पकड़ सकते हैं और अगर आदिवासियों से बच भी गए तो हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन कैप्टन ग्लास से सहमत होता है, क्योंकि ग्लास इस सारे इलाके को अच्छे से जानता है और कैप्टन कहता है कि हमें घर तक पहुंचाना अब ग्लास का काम है। ये सब नाव से अपना सामान उतारते हैं और जमीनी रास्ते से जाने का फैसला करते हैं और अपनी नाव को पानी में ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि आदिवासी इनका पीछा करें भी तो वो भटक जाएं। इसके बाद ये अपनी खालों को पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं ताकि हालात बेहतर होने के बाद वो इन्हें दोबारा हासिल कर सके। अब ये सब जंगल में चलने लग पड़ते हैं। ठंड बहुत ज्यादा होती है और ये इसी जंगल में रात गुजारते हैं। जब ये सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आदिवासी इनकी नाव तक पहुंच चुके हैं और वो इनकी नाव को जला देते हैं। इससे इन्हें अंदाजा होता है कि नाव को छोड़ने का फैसला ठीक था। आदिवासी देखते हैं कि नाव में कोई भी नहीं और ये समझ जाते हैं कि वो जंगल से जा रहे हैं। तभी इनमें से एक आदिवासी कहता है कि हमें उनके पाँव के निशान उत्तर की तरफ मिले हैं। इन आदिवासियों का सरदार कहता है कि हम उनके पीछे जाएंगे, क्योंकि ये उन्हें मारे बिना दम नहीं लेना चाहते। दूसरी तरफ ग्लास के ग्रुप को दिखाया जाता है जो मुसलसल उत्तर की तरफ चल रहे होते हैं। सारा दिन चलने की वजह से ये थक जाते हैं और रात इसी जंगल में सो जाते हैं। सुबह होने पे ग्लास इन सबसे पहले जाग जाता है और ये अकेला ही जंगल में टहलने निकल जाता है। ग्लास को जब यहाँ किसी के चलने की आवाज आती है तो वो चौकन्ना हो जाता है। ग्लास जब देखता है तो उसे कुछ भालू के बच्चे मिलते हैं। इसी दौरान अचानक पीछे से एक बड़ा भालू इस पर हमला कर देता है। इसी बीच ग्लास की गन भी गिर जाती है। भालू को लगता है कि वो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने आया है, इसलिए भालू ग्लास को बुरी तरह नोचने लगता है। ग्लास बुरी तरह से घायल हो चुका है। भालू जैसे ही से थोड़ा दूर जाता है तो ग्लास को अपनी बंदूक उठाने का मौका मिल जाता है। भालू जब दोबारा हमला करने के लिए दौड़ता है तो ग्लास बंदूक से शूट करता है। भालू काफी मजबूत होता है और उसे गोली से कुछ ज्यादा असर नहीं होता और ये ग्लास को पहले से ज्यादा नोचने लगता है और अब ग्लास की हालत देखने के काबिल नहीं रही, क्योंकि इसका पूरा शरीर घायल है और ये चलने के काबिल भी नहीं रहता। भालू जब फिर से ग्लास से कुछ दूर जाता है तो उसे अपना खंजर निकालने का मौका मिल जाता है। भालू जब तीसरी मर्तबा ग्लास पर हमला करता है तो ग्लास भी खंजर इसकी गर्दन में घुसाता है, जिससे भालू लड़खड़ा जाता है और ये दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं। भालू तो मर चुका है लेकिन ग्लास की सांसें अभी चल रही होती हैं। इसी बीच इसके साथी से तलाश करते हुए जहाँ पहुँच जाते हैं वो देखते हैं कि ग्लास भालू के नीचे जख्मी पड़ा है। ये बड़ी मुश्किल से भालू को हटाते हैं और ग्लास को अपने साथ ले जाते हैं। इनमें से एक आदमी ग्लास के घाव को सीना शुरू कर देता है। भालू ने इसके गले को काट दिया होता है और वो बोल भी नहीं सकता, लेकिन दर्द की शिद्दत से वो बेहोश हो जाता है। इसलिए इसके साथियों का मानना है कि ग्लास 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। सीन बदलता है और हम आदिवासियों को देखते हैं। इनके पास चुराई हुई खाली होती हैं और ये एक फ्रांसीसी से इसके बदले कुछ घोड़े और बंदूकें लेते हैं। अब आदिवासियों के पास घोड़े और हथियार भी हैं, इसलिए इनकी जान को पहले से भी ज्यादा खतरा है। दूसरी तरफ 9 लोग एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाते हैं और ग्लास को इस पर रख के अपने साथ ले चलते हैं। ठंड बहुत बढ़ चुकी होती है। अपना सफर जारी रखने के लिए इन्हें एक चढ़ाई चढ़ना होती है, लेकिन ग्लास के साथ होते हुए ये इस चढ़ाई को पार नहीं कर सकते। इनका कैप्टन फैसला करता है कि हमें ग्लास को मारना होगा और वो अपने एक आदमी से इसकी आंखों पर कपड़ा रखने को कहता है, क्योंकि कैप्टन जानता है कि वो ग्लास के साथ आगे नहीं चल सकते और वो इसे तड़पने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। कैप्टन जब इसे मारने लगता है तो ग्लास का बेटा विनती करता है कि उसके डैड को छोड़ दिया जाए। कैप्टन को ग्लास पर दया आती है और वो इसे छोड़ देता है, क्योंकि ये सब अब तक ग्लास की बदौलत जिंदा होते हैं। कैप्टन अपने आदमियों से कहता है कि तुम में से जो कोई ग्लास के पास ठहरेगा और इसके मरने के बाद इसका अंतिम संस्कार करेगा उसे $70 मिलेंगे। ग्लास का बेटा हाक रुकने का फैसला करता है और यहाँ एक और लड़का होता है जिसका नाम ब्रिजर है और ये भी यहीं रुकने का कहता है। इनमें से एक फिट्ज नामी आदमी है और वो कैप्टन से कहता है कि $70 बहुत कम है, तो इस पे कैप्टन $100 देने का वादा करता है। हाक और ब्रिजर अपने हिस्से का पैसा भी फिट्ज को देने का बोलते हैं। $300 फिट्ज के लिए काफी होते हैं और वो भी इन्हीं के साथ रुकने का फैसला करता है। ये तीनों और ग्लास यहीं रुक जाते हैं और बाकी सब आगे निकल जाते हैं। फिट्ज को लगता है कि ग्लास 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, लेकिन ये उसका अंदाजा गलत रहता है। फिट्ज एक दिन ग्लास के पास अकेला होता है और ग्लास से कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते।
इससे तुम्हारे बेटे और हम सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। फिट्ज इससे बोलता है कि तुम अगर इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी आंखें झपकाना और मैं तुम्हें जिंदगी से आजाद कर दूंगा। लेकिन गिलास अपनी आंखें नहीं झपकता। ये देखकर फिट्ज को गुस्सा आता है और वो इसका नाक और मुंह बंद करके इसे मारने वाला होता है तो इसी बीच गिलास का बेटा हाक आ जाता है और बंदूक से इसके सर पर हमला करता है और फिट्ज काफी दूर जा गिरता है। हाक इस पर बंदूक तान देता है। फिट्ज इसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ये सब हमारी भलाई के लिए कर रहा था और इसी बीच फिट्ज फुर्ती के साथ हाक से बंदूक छीन लेता है। फिट्ज अपने पास रखा हुआ चाकू इसके पेट में घुसा देता है और जब हाक मर जाता है तो वो इसकी लाश को छुपा देता है ताकि ब्रिज को कुछ भी पता न चल सके। ब्रिजर जब वापस आता है तो गिलास उसको कुछ भी नहीं बता पाता कि उसने अपने बेटे को किस तरह मरते देखा है, क्योंकि गिलास का गला कटा होता है। रात को फिट्ज और ब्रिजर यहीं इसके पास सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो फिट्ज ब्रिजर के मुंह पर हाथ रखता है और बोलता है कि पास ही नीचे 20 आदिवासी हैं जो इसी तरफ आ रहे हैं और उनके यहाँ पहुंचने से पहले हमें निकलना होगा। ब्रिजर काफी डरा होता है और वो जब हाक का पूछता है तो फिट्ज बोलता है वो रात से यहाँ नहीं है, शायद वो मर गया हो या कहीं खो गया है। अगर वो जिंदा हुआ तो खुद ही हमें ढूंढ लेगा। ब्रिजर कहता है कि गिलास तो जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि हम उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ करके वापस लौटेंगे। ये सुनकर फिट्ज गिलास को पैरों से घसीटता हुआ पास के गड्ढे में फेंकता है। ये देखकर ब्रिजर पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिट्ज बताता है कि आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा, इस तरह हमारा वादा भी पूरा हो जाएगा। ब्रिजर इस हाल में गिलास को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो आदिवासियों का सुनकर काफी डरा होता है और अपनी पानी की बोतल इसके पास छोड़कर फिट्ज के साथ चल पड़ता है। इनके जाने के बाद गिलास काफी देर इस गड्ढे में ही पड़ा रहता है। वो काफी मुश्किल के साथ अपने शरीर को घसीटता हुआ अपने बेटे की लाश के पास आता है और अपना सर इसके सीने पर रखकर घंटों पड़ा रहता है। गिलास को अब बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। पास ही एक भैंसे की हड्डियों का ढांचा पड़ा होता है। वो रेंगता हुआ इस ढांचे के पास आता है और बड़ी मुश्किल से इसे इन हड्डियों में से थोड़ा सा खाना मिलता है। इसी तरह वो रेंगता हुआ पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है जहाँ से उसे नीचे एक पानी की नदी दिखाई देती है। गिलास रेंगता हुआ इस नदी तक भी पहुंच जाता है और जब बोतल से पानी पीने लगता है तो वो पानी इसके गले के नीचे से निकलने लगता है क्योंकि इसका जख्म अभी तक भरा नहीं होता। गिलास के पास कुछ बारूद होता है और उसे अपने जख्म पे लगाता है। इसके बाद वो घास से आग जलाता है और एक चिंगारी से अपने गले के जख्म पे रखे बारूद को जलाता है ताकि इससे जख्म चिपक जाए। गिलास को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और उस दर्द की शिद्दत से बेहोश हो जाता है। गिलास काफी दिनों तक इसी नदी के साथ घास और पानी के जरिए ही गुजारा करता है और खुद को जिंदा रखता है। एक दिन आदिवासी इस नदी के पास पहुंच जाते हैं। वो गिलास को मारते से पहले वो इस नदी में कूद जाता है और बहता हुआ नदी के दूसरे किनारे जा निकलता है। गिलास काफी दिन इसी किनारे पर रहता है। उसके जख्म भी काफी हद तक भर चुके होते हैं। गिलास अब लकड़ी के सहारे चल भी सकता है। पानी तो यहाँ मौजूद होता है लेकिन खाने की कमी जरूर रहती है। कभी कभार वो एक आध मछली पकड़ के अपना गुजारा कर लेता है। गिलास एक रात लेटा होता है तो उसे पास ही आग के शोले नजर आते हैं। वो जब इस जगह आता है तो वो एक आदमी को देखता है जिसने काफी बड़ा शिकार किया होता है। ये आदमी अपना शिकार खाने में बिजी होता है। ये जैसे ही गिलास को देखता है तो इस पर अपना तीर कमान तान देता है। गिलास अपने हाथ खड़े कर देता है क्योंकि उसका जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ और वो इशारे से खाने का कहता है। ये समझ आता है कि इसे भूख लगी और मांस का एक टुकड़ा इसकी तरफ फेंकता है। सुबह होने पे ये गिलास से पूछता है कि तुम कौन हो। गिलास इसे बताता है कि मुझे एक भालू ने घायल किया है और मेरे साथी मेरे बेटे को मारकर और मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। दरअसल इस आदमी के खानदान को एक कबीले वालों ने खत्म कर दिया होता है और ये अपने इंतकाम में उन्हें तलाश कर रहा होता है। जब ये आदमी जाने लगता है तो गिलास को भी अपने साथ चलने को कहता है। इस तरह आगे का सफर ये दोनों इस आदमी के घोड़े पर करते हैं। दूसरी तरफ हम फिट्ज और ब्रिजर को देखते हैं। बातों ही बातों में ब्रिजर को पता चलता है कि वहाँ कोई आदिवासी नहीं थे और फिट्ज इसे झूठ बोलकर अपने साथ ले आया है। ब्रिजर इसे झगड़ता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिट्ज इससे चालाक होता है और इसे अपनी बातों में बहकाकर आगे के सफर को चल पड़ता है। इसके बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें जाना होता है, लेकिन फिट्ज इसे पहले ही समझा देता है कि अगर तुमने वहाँ सच बोला तो कैप्टन हम दोनों को फांसी पे लटका देगा। कैप्टन और इसके साथी इनसे पहले यहाँ पहुंच चुके होते हैं। कैप्टन अपने वादे के मुताबिक इन दोनों को $100 देता है, लेकिन ब्रिजर अपने पैसे लिए बिना ही बाहर निकल जाता है। फिट्ज कैप्टन से बोलता है कि वो असल में सदमे में है इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहा है और फिट्ज इसके हिस्से के भी पैसे रख लेता है। गिलास इस आदमी के साथ होता है तो अचानक से बर्फ गिरने लगती है जबकि इसके जख्म भी सड़ रहे होते हैं और वो बेहोश हो जाता है। ये आदमी इसके लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बनाता है और इसके जख्मों पर दवा लगाने के बाद झोंपड़ी के साथ आग जला देता है ताकि इसके शरीर को गर्मी मिल सके। गिलास जब सुबह उठता है तो ये आदमी गायब होता है। जब वो कुछ आगे चल के जाता है तो देखता है कि उसी आदमी को किसी ने मारकर पेड़ के साथ लटकाया होता है। असल में ये काम फ्रांसीसी लोगों का होता है। गिलास चलता हुआ इनके घोड़ों के बीच छुप जाता है। यहाँ एक फ्रांसीसी एक लड़की के साथ रेप कर रहा होता है। गिलास इस लड़की को फ्रांसीसी से बचाता है और अपना घोड़ा लेकर कुछ आदमियों पर गोली चलाता हुआ यहाँ से निकल जाता है। काफी दूर पहुंचकर वो एक पेड़ के साथ सोया होता है। जब सुबह होती है तो गिलास को पता चलता है कि फ्रांसीसी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। गिलास अपने घोड़े पर बैठकर भाग निकलता है, लेकिन ये इसके पीछे ही रहते हैं। इसका घोड़ा जख्मी हो चुका होता है और ये घोड़े समेत खाई में जा गिरता है। इसका घोड़ा तो मर जाता है लेकिन गिलास पेड़ पर गिरने की वजह से बच जाता है। ठंड बहुत ही ज्यादा होती है और इसके पास जो खाल थी वो वहीं रह गई है, इसलिए गिलास इस मुर्दा घोड़े के पेट को चीर कर सारा मांस बाहर निकालता है और इस ठंड से बचने के लिए वो इस घोड़े के पेट में रात गुजारता है और सुबह उठकर अपना आगे का सफर शुरू करता है। दूसरी तरफ हम एक सर्वाइवर फ्रांसीसी को देखते हैं जो उस जगह जाता है जहाँ गिलास को पहुंचना होता है। वो इनसे रहने को जगह और खाने को खाना मांगता है, लेकिन ये लोग इन चीजों के बदले इससे पैसे मांगते हैं। इसके पास कुछ ज्यादा तो पैसे नहीं होते मगर ये पैसों के साथ एक पानी की बोतल भी इन्हें देता है। इस बोतल को देकर ब्रिजर हैरान हो जाता है
और वो कहता है कि मैंने इस बोतल को गिलास के पास छोड़ा था, लेकिन गिलास तो मर गया है, मगर जरूर ये बोतल हाक ने उठाई हो और इससे लगता है कि वो जिंदा है। कैप्टन इससे पूछता है कि तुम्हें ये बोतल कहाँ से मिली। ये उन्हें बताता है कि यहाँ से 30 मील दूर किसी आदमी की गिरी थी। इसके बाद कैप्टन अपने आदमियों को साथ लेकर हाक को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन फिर इसको इस चीज का इल्म होता है कि हाक मर चुका है और हो सकता है कि ये बोतल गिलास के पास थी और वो जिंदा हो। कैप्टन जब अपने आदमियों के साथ बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे अंधेरे में एक खड़ा आदमी नजर आता है। वो जब इनके पास आता है तो कैप्टन देखता है कि ये गिलास है और वो हैरान हो जाता है और कैप्टन गिलास को देखकर जान जाता है कि फिट्ज ने इनसे झूठ बोला था और वो फिट्ज को रेस्ट करने के ऑर्डर देता है। कैप्टन जब गिलास को लेकर वापस आता है तो फिट्ज को ढूंढता है, मगर फिट्ज इसे कहीं नहीं मिलता। जब वो अपने रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि फिट्ज सारा पैसा चुरा कर भाग गया है। इसके बाद कैप्टन ब्रिजर को भी बंदी बनाने का फैसला करता है कि तुमने हम सबसे झूठ बोला था कि गिलास मर गया है। इसके बाद कैप्टन अकेले ही फिट्ज के पीछे जाने का फैसला लेता है क्योंकि उसने गिलास के बेटे का कत्ल किया और सारे पैसे लेकर भाग गया है, लेकिन गिलास भी इसके साथ जाना चाहता है। मगर कैप्टन ये कहकर इनकार कर देता है कि तुम्हारे घाव ठीक नहीं। इस पे गिलास बोलता है कि तुम अकेले जाओगे तो फिट्ज तुम्हें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं रास्ते को अच्छी तरह जानता हूँ। साथ ही गिलास कैप्टन को यह भी बताता है कि ब्रिजर का कोई गुनाह नहीं, क्योंकि जब फिट्ज ने मेरे बेटे को मारा तो इस वक्त ब्रिजर पास नहीं था। इसके बाद ये दोनों फिट्ज को तलाश करने निकल पड़ते हैं। ये दोनों फिट्ज के घोड़े के निशान को फॉलो करते हैं। काफी आगे जाने के बाद निशान खत्म हो जाते हैं। इससे इन्हें अंदाजा हो जाता है कि फिट्ज आस पास ही है और यहाँ से ये दोनों अलग हो जाते हैं। कैप्टन फिट्ज को ढूंढ रहा होता है तो वो अचानक से एक पत्थर के पीछे से निकलता है और कैप्टन को अपने निशाने पे ले लेता है। कैप्टन इसे कहता है कि मैं तुम्हें हाक को कत्ल करने के जुर्म में लेने आया हूँ, मगर फिट्ज इसकी बात नहीं मानता और इसे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर गिलास उस जगह आता है जहाँ कैप्टन की लाश पड़ी होती है, लेकिन यहाँ इसे कोई और दिखाई नहीं देता। गिलास एक लकड़ी की मदद से कैप्टन को सीधा करके आगे वाले घोड़े पर बिठाता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश बनकर लेट जाता है ताकि फिट्ज को यही लगे आगे वाले घोड़े पर गिलास और पीछे कैप्टन लेटा है। गिलास की ये चाल काम कर जाती है। फिर दूर से ही आगे वाले घोड़े पे बैठे आदमी को गिलास समझकर गोली चलाता है, जिससे वो गिर जाता है। फिर जब इसे आकर देखता है तो ये कैप्टन होता है। इसी बीच गिलास इस पर गोली चलाता है जो कि फिर के कंधे पर लगती है। वो जख्मी तो हो जाता है मगर यहाँ से भागने में कामयाब रहता है। गिलास इसके पीछे ही रहता है और नदी के पास आकर वो इसे पकड़ लेता है। यहाँ इन दोनों के दरमियान काफी लड़ाई होती है जिसमें ये दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गिलास इस पर हावी रहता है। नदी की दूसरी तरफ वो आदिवासी आ जाते हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं। फिट्ज चलने के काबिल नहीं होता। गिलास ये कहकर उसे नदी में छोड़ देता है कि इंतकाम भगवान का काम है। फिट्ज जब बहता हुआ आदिवासियों के पास पहुंचता है तो वो इसे मार देते हैं और जब ये गिलास के पास आते हैं तो इसे कुछ नहीं कहते क्योंकि सरदार को इसकी बेटी मिल चुकी होती है और ये वही लड़की होती है जिसे गिलास ने फ्रांसीसियों से बचाया था। और इस तरह इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस फिल्म ने कुदरत, बका और इंतकाम को बड़ी शिद्दत के साथ स्क्रीन पर जिंदा कर दिया है। फिल्म की कहानी ह्यू ग्लास की असल जिंदगी पर मुबनी है। कहानी ग्लास की नाकाबिले यकीन कोशिश को दिखाती है जब वो रीछ के हमले के बाद नीम मुर्दा हालत में छोड़ दिया जाता है और फिर वो फितरत के कड़े इम्तिहानात झेलकर इंतकाम की जस्तजू में निकलता है। आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।